नमस्कार साथियों, मैं रामकुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आपका गुरु नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको लोकेशन खैर समझ में आ गई होगी कि कैसे इनकी लोकेशन है। अब इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं डियर। सबसे पहले बात करते हैं हम एस्ट्रोसाइट की। सबसे पहले किसकी बात की जा रही है? एस्ट्रोसाइट की। इस डायग्राम में और देखिएगा कि एस्ट्रोसाइट कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या काम करती है, गौर से देखिएगा। ये आपका न्यूरॉन, ब्लू कलर में न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये साइड का कोई न्यूरॉन है। देखिएगा ये जो सेल्स हैं ये वाले ओलिगोडेंड्रोसाइट, यहां पे आपकी माइक्रोग्लिया, ये वाले ग्रीन कलर की जो सेल्स है, दिस वन इज एस्ट्रोसाइट। एक्चुअल में इस डायग्राम से क्लियर एक डायग्राम और शेयर करते हैं कि आखिरकार एस्ट्रोसाइट कहाँ होती है, क्या करती है। ये देखिएगा इस डायग्राम से पूरी तरह एलोबरेट हो रहा है आपको। ये मौजूद है ब्रेन में पाई जाने वाली ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, और ये है आपका न्यूरॉन, ये है न्यूरॉन। और ये जो व्हाइट कलर में जो आपको सेल नजर आ रही है, ये कौन सी सेल है डियर? एस्ट्रोसाइट। तीन चीजें नजर आ रही है आपको इस डायग्राम में। एक तो ब्रेन की ब्लड वेसल, ये भी ब्रेन की ब्लड वेसल, ये येलो कलर में ब्रेन का न्यूरॉन, और व्हाइट कलर में जो सेल है वो है एस्ट्रोसाइट। यानी अगर मैं अपने दोनों हाथों की बात करूं तो एक, मैं मान लीजिए अगर एस्ट्रोसाइट हूं तो एक हाथ से तो मैंने किसको पकड़ रखा है? ब्लड वेसल को पकड़ रखा है, और हाथ से दूसरी तरफ मैंने किसको पकड़ रखा है? न्यूरॉन को पकड़ रखा है। इट मींस मैं न्यूरॉन को और ब्लड वेसल को स्टेबलाइज करने का काम करता हूं। ब्रेन में जितने भी टिश्यूज हैं उनको स्टेबलाइज करने का, उनको अपनी जगह पे ठहराने का काम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट करता है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है डियर? चलिए, पहला फंक्शन समझ में आ गया कि एस्ट्रोसाइट ब्रेन और न्यूरॉन, ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। उससे पहले देखिएगा इस वर्ड को बाइफरकेट करते हैं हम, एस्ट्रो एंड साइट। दो वर्ड से मिलकर बना है ये, एस्ट्रो और साइट से। एस्ट्रो बोले तो स्टार, एंड साइट बोले तो मैच्योर सेल। याद रखिएगा, साइट का मतलब सेल नहीं, मैच्योर सेल। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ब्लास्ट आ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा इसका मतलब क्या होगा? वो सेल मैच्योर है या इमेच्योर सेल है? इमेच्योर सेल है। इमेच्योर सेल को ब्लास्ट कहा जाता है, और मैच्योर सेल के लिए साइट वर्ड काम में आता है। जैसे बोन की बात कर लेते हैं, बोन में खूब सारी सेल्स होती है, उनमें से एक सेल होती है ओस्टियोब्लास्ट और एक सेल होती है ओस्टियोसाइट। इसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट है, वो आगे की बातें हैं। ओस्टियोब्लास्ट इसका मतलब बोन की इमेच्योर सेल, ओस्टियोसाइट इसका मतलब बोन की मैच्योर सेल। तो याद रखिएगा इन्हीं चीजों को। यहां पे एस्ट्रो बोले तो स्टार और साइट बोले तो मैच्योर सेल। ब्रेन में पाई जाने वाली स्टार सेल शेप को, स्टार तारे जैसी सेल को, ये देखिए ये एक स्टार है जिसकी खूब सारी ऐसे ब्रांचेस निकल रही है, ऐसे स्टार जैसी सेल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा एस्ट्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ब्रेन में सबसे ज्यादा भी यही सेल्स पाई जाती है, ये भी पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? पहली चीज, एस्ट्रोसाइट को स्टार ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। एस्ट्रोसाइट इज आल्सो नोन एज स्टार्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है? स्टार शेप होती है, तारे के आकार की होती है। सेकंड चीज, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि विच न्यूरोग्लिया इज लार्जेस्ट, ऑप्शन है एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सैटेलाइट सेल, स्वान सेल, ऐसे करके अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी न्यूरोग्लिया कौन सी होती है? तो आपका जवाब होगा एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट इज द लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया। हमने कहा कि ब्रेन में 10% तो न्यूरॉन है और 90% न्यूरोग्लिया है। उन न्यूरोग्लिया में भी सबसे ज्यादा कौन से न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं? बताइए, यानी सबसे ज्यादा कौन से न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं? तो भी आपका जवाब क्या होगा? एस्ट्रोसाइट। सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले न्यूरोग्लिया एस्ट्रोसाइट, सबसे बड़े न्यूरोग्लिया एस्ट्रोसाइट। और किन सेल को नर्वस सिस्टम का स्टार कहा जाता है? तो भी आपका जवाब क्या होगा? एस्ट्रोसाइट होगा। ये याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा डियर, इन्हीं से मिलते जुलते पॉइंट है कि ये क्या क्या फंक्शन करती है। तो सबसे पहला फंक्शन ये करती है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये एस्ट्रोसाइट है। एस्ट्रोसाइट की जो ब्रांचेज होती हैं, एस्ट्रोसाइट की ब्रांचेज एक तरफ ब्लड वेसल्स को होल्ड कर लेती है और दूसरी तरफ किसको होल्ड करके रखती है? न्यूरॉन को होल्ड करके रखती है।
इट मींस न्यूरॉन्स को अपनी जगह पे स्टेबलाइज करने का, सपोर्ट करने का काम कौन सी सेल करती है? एस्ट्रोसाइट करती है। यही लिखा है, दीज सेल ट्विस्ट अराउंड द नर्व सेल एंड फॉर्म द सपोर्टिंग नेटवर्क इन सीएनएस। ये न्यूरॉन्स के चारों तरफ लपेटे खा जाती है इनकी ब्रांचेस, और न्यूरॉन्स को या सीएनएस को सपोर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा कि अगला क्या फंक्शन काम करती है। सबसे जरूरी चीज, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर? इसी कंटिन्यूटी में, इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां हल्का सा आइडिया दे दूं मैं आपको। देखिएगा, सपोज ये ब्रेन को सप्लाई होने वाली ब्लड वेसल है, गौर से समझिएगा, और यहां पे मौजूद है ब्रेन टिश्यू। एंड दिस इज ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्रेन टिश्यू है, और इन दोनों के बीच का जो ब्लैंक स्पेस होता है, उस स्पेस को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिएगा डियर, क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये ब्लड वेसल की, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, यानी एपिथेलियल सेल्स है। ये सिंपल ऐसे, हर एपिथेलियल सेल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। यहां स्पेस है, यहां बीच में खाली जगह है, तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, ब्लड वेसल में जो भी कंटेंट होगा, उसमें से काम की चीजें या बिना काम की चीजें क्या हो सकती है? ऐसे फिल्टर होके इस खाली जगह से, हर सेल्स के बीच के स्पेस से होके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगी, और फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से किस में घुस जाएगी? ब्रेन टिश्यू में घुस जाएगी। ये नॉर्मल प्रक्रिया हो सकती है। ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं, जो लाइनिंग होती है, उसको एंडोथीलियम कहा जाता है, और एंडोथीलियम की जो सेल्स हैं उनके बीच में ये जगह जगह खाली स्पेस है, फेनेस्ट्रा, पढ़ेंगे हम आगे। इन खाली जगह के बीच में से फ्लूइड या कई सारी काम की चीज़ें बाहर डिफ्यूज हो सकती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है, और फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से किस में घुस जाती है? ब्रेन टिश्यू में चले जाती है। तो हो सकता है कोई हार्मफुल चीज भी चली जाए, कोई वेस्ट प्रोडक्ट चला जाए, कोई बैक्टीरिया, वायरस ब्लड में मौजूद है और वो ब्रेन टिश्यू में चला जाए, याद रखिएगा। तो उसको ब्रेन टिश्यू में जाने से रोकने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना दी गई है, और उस डिफेंस मैकेनिज्म को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्रेन टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में एक बैरियर लगा दिया गया है, और उस बैरियर को, उस रुकावट को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर बना दिया गया। ब्लड ब्रेन बैरियर बनता कैसे? गौर से देखिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारी सेल्स है, ये एंडोथेलियल सेल्स है, इनके बीच में छेद है। अगर इस ब्लड वेसल्स को चारों तरफ से किससे कवर करा दें? एस्ट्रोसाइट की ब्रांचेस से। ये एस्ट्रोसाइट एक, और सपोज कीजिएगा ये दूसरी एस्ट्रोसाइट है। इन दोनों एस्ट्रोसाइट ने ब्लड वेसल्स को कवर किया और ब्लड वेसल्स को हल्का सा पिचकाया। जैसे ही ये ब्लड वेसल्स को पिचकाएगी तो याद रखिएगा, ये एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियल सेल्स थी, और उनके बीच में खाली खाली जगह भी थी। जब ब्लड वेसल्स हल्की सी स्क्वीज होगी, याद रखिएगा, जब ब्लड वेसल से हल्की सी पिचकेगी तो ये जो एंडोथेलियल सेल के बीच के स्पेस है, ये स्पेस मौजूद रहेगा या डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा? याद रखिएगा, गायब हो जाएगा। जब इस ब्लड वेसल्स को पिचकाऊंगा तो एंडोथेलियल सेल पास पास में आ जाएगी, और ये जो बीच का स्पेस है ये डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टाइट जंक्शन। किस नाम से जाना जाता है? टाइट जंक्शन के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, एस्ट्रोसाइट, ये मेरे हाथ में अगर पॉइंटर है तो मेरे हाथ एक एस्ट्रोसाइट है, इस मेरे हाथ ने इस ब्लड कैपिलरी को दबा दिया, और ब्लड कैपिलरी को दबाया तो ब्लड कैपिलरी पिचकी, और ब्लड कैपिलरी के पिचकने से क्या होगा? जो एंडोथेलियल सेल जो दूर दूर थी वो पास पास आ जाएगी, उनके बीच के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, और उन ब्लॉकिंग को क्या कहते हैं? टाइट जंक्शन कहते हैं। अब अगर कोई भी चीज यहां से पार जाना चाहेगी तो अब क्योंकि बीच में छेद नहीं है, तो पहले उस चीज को किस में घुसना पड़ेगा? इस एंडोथेलियल सेल में घुसना पड़ेगा। फिर एंडोथेलियल सेल से वो किस में घुसेगी? एस्ट्रोसाइट में घुसेगी, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगी और ब्रेन टिश्यू में जाएगी। यानी किस किस से गुजरना पड़ेगा? ब्लड कैपिलरी से निकल के सबसे पहले एंडोथेलियल सेल में घुसना पड़ेगा, फिर एंडोथेलियल सेल से घुस के बाहर की तरफ मौजूद
एंडोथेलियल सेल से निकलने के बाद बाहर की तरफ मौजूद एस्ट्रोसाइट में घुसना पड़ेगा और फिर एस्ट्रोसाइट से इंटरस्टिशियल स्पेस से होते हुए ब्रेन टिश्यू में जाएगी। इतनी चीजों को पार करना पड़ता है। इन्हीं चीजों को अब हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ नहीं है, एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो रेगुलेट करती है कि कौन सी चीज ब्लड से ब्रेन टिश्यू में जानी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। और एग्जामिनर आपसे इन डेप्थ जाके केवल यही पूछ सकता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा एस्ट्रोसाइट। कुछ क्वेश्चंस को रिपीट हुए हैं, उनका बार बार रिपीटिशन हुआ, उनके जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी न्यूरोग्लिया एस्ट्रोसाइट, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली न्यूरोग्लिया एस्ट्रोसाइट। कौन सी एस्ट्रोसाइट है जो ब्रेन टिश्यू को सपोर्ट करने का, स्टेबलाइज करने का काम करती है? एस्ट्रोसाइट। और कौन सी न्यूरोग्लिया है जो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है? तो भी आपका जवाब क्या होगा? एस्ट्रोसाइट। याद रखिएगा। अब देखिएगा कुछ काम की चीजें और है कि एस्ट्रोसाइट के फंक्शंस बहुत इक्के दुक्के पूछे गए हैं, तो हम इन डेप्थ जाके देख लेते हैं। 2-3 छोटे मोटे फंक्शंस और हैं, वो भी देख लेते हैं। गौर से देखिएगा डियर, अभी आपके सामने मैंने ब्लड ब्रेन बैरियर की स्ट्रक्चर बनाई थी, उसी पे वापस फोकस कर लेते हैं। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर मौजूद है आपकी एंडोथेलियल सेल्स, बाहर की तरफ कवरिंग कर रही है आपकी एस्ट्रोसाइट, यहां पे दूसरी एस्ट्रोसाइट, यहां पे तीसरी एस्ट्रोसाइट। ये 3-3 एस्ट्रोसाइट इस ब्लड वेसल्स को कवर कर रही है, पिचका के रख रही है, जिसकी वजह से ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये एक दूसरे के पास पास में आ गई है और इनके बीच का जो स्पेस था वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, टाइट जंक्शन बन गए। अब सुनिएगा बेटा जी, क्या होता है कि सपोज और यहां पे मौजूद है आपका ब्रेन टिश्यू, ब्लड में बहुत सारी कंपोनेंट हैं और उनमें से ब्लड का एक कंपोजिशन कौन है? ग्लूकोज। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, यानी ये जो ब्लड कैपिलरीज ब्रेन के पास ब्लड लेके आ रही है, याद रखिएगा इसमें कौन मौजूद है? ग्लूकोज मौजूद है इसमें। क्लियर है? अब देखिएगा क्या होगा, ये ग्लूकोज यहां से एंडोथेलियल सेल को पार करेगा, एंडोथेलियल सेल में जाएगा और फिर एंडोथेलियल सेल से याद रखिएगा ये कौन सी सेल के पास में चला गया? एस्ट्रोसाइट के पास में चला गया, जो चारों तरफ से पकड़ के बैठी है। यानी एस्ट्रोसाइट में आ गया ग्लूकोज। एस्ट्रोसाइट क्या करेगी डियर? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देती है? सुनिएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ब्रेन में, ब्रेन टिश्यूज में या नर्वस टिश्यू में या ब्रेन में ग्लूकोज को कौन से कंपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है? ठीक है, फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कीटोन बॉडीज। तो आपका जवाब होगा लैक्टिक एसिड। द ग्लूकोज इन ब्लड वेसल्स इन ब्रेन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय विच सेल? एस्ट्रोसाइट कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन आता है ये कन्वर्ट क्यों करती है, क्या जरूरत पड़ी ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगी? देखिए, यहां एसिडिक मीडियम क्रिएट करना है और हल्का सा जब एसिडिक मीडियम यहां क्रिएट किया रहेगा तो ये ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहेगी, ब्रेन को बहुत तगड़ा ब्लड फ्लो होगा। याद रखिएगा, ब्रेन को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो, ब्रेन को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो, बराबर ब्लड मिलता रहे, उसके लिए ब्लड वेसल का हल्का सा डायलेटेड रहना जरूरी है। और हल्का से डायलेटेड रहने के लिए वहां उसको डायलेट करने का काम कौन करता है बेटा जी? बोलिएगा, लैक्टिक एसिड करता है। लैक्टिक एसिड किससे बना? ग्लूकोज से बना। और ग्लूकोज कहां से आया? ब्लड में से आया। कन्वर्ट किसने किया? तो आपका जवाब होगा कौन सी सेल ने? एस्ट्रोसाइट ने। इन सेल ने कन्वर्ट किया। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, और यही कह रहे हैं हमारा फंक्शन। एस्ट्रोसाइट का सबसे पहला फंक्शन कि नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना, दूसरा फंक्शन ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करना, और तीसरा फंक्शन आपके सामने आ गया है कि
जो ग्लूकोज है ब्लड में से ग्लूकोज को पिकअप कर लिया जाता है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और यही लैक्टिक एसिड याद रखिएगा कि ब्रेन को कितना फ्यूल कंज्यूम करना है, कितनी ब्लड सप्लाई होगी, उसको कंट्रोल कौन सा एसिड करता है, लैक्टिक एसिड करता है। अगर ब्रेन, इसीलिए कहते हैं डियर सुनिएगा, अगर ब्रेन को या हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्लूकोज नहीं होगा, अगर हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो ब्रेन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन को एक तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा, दूसरा ब्रेन में लैक्टिक एसिड भी नहीं बन रहा, और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो ब्रेन की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाएगी। ब्रेन में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनना हद से ज्यादा जरूरी है, और यह बनाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोसाइट करता है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, दो तीन छोटे मोटे फंक्शन और हैं इसके, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन, सोमा, डेंड्राइट और एक्सॉन। यहां पे दूसरी साइड में आपका ऑपोजिट साइड में दूसरा सोमा, उसके डेंड्राइट और उसका एक्सॉन। इन दोनों का जो ये रिलेशन है याद रखिएगा, इस रिलेशन को कहा जाता है सिनेप्स। दोनों न्यूरॉन आपस में कहीं जुड़े हुए नहीं है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में कोई एनाटॉमिकल रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में केवल फिजियोलॉजिकल रिलेशन है, कोई एनाटॉमिकल रिलेशन नहीं है। द फिजियोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्स कहा जाता है। अब सुनिएगा क्या होगा, जब इंपल्स यहां से होता हुआ इस एक्सॉन में से होता हुआ यहां आएगा, तो कल प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था यहां पाए जाते हैं आपके सिनेप्टिकल वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। यहां थैलियां पाई जाती है छोटी छोटी, और उन थैलियों में भरा रहता है एक केमिकल जिसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन पाउच में न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पे लास्ट में आता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां फुदकता ये एक्शन पोटेंशियल फुदकता करंट यहां आ गया, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स फट जाती है। सिनेप्टिक वेसिकल्स फटती क्यों है उसका भी कारण सुनिएगा। यहां एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में कौन सा आयन एंटर करता है, कैल्शियम एंटर करता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा पूरा। एक्शन पोटेंशियल सोमा से एक्सॉन में होता हुआ टीलोडेंड्रिया में आ गया, आखिरी किनारे पे आ गया। अब टीलोडेंड्रिया में जैसे ही इंपल्स आया तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मौजूद कैल्शियम अंदर, यहां कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और ये कैल्शियम न्यूरॉन एक्सॉन के अंदर चला जाता है। इट मींस यहां हद से ज्यादा भारी मात्रा हो जाती है किसकी, कैल्शियम की, और वो बहुत ज्यादा कैल्शियम की कंसंट्रेशन किसको मजबूर करती है रप्चर होने के लिए, सिनेप्टिकल वेसिकल को रप्चर कर देती है। सिनेप्टिक वेसिकल रप जाता है, फट जाता है, और सिनेप्टिक वेसिकल के फटते ही तो उनमें से कौन रिलीज हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोग्रेस करता करता आखिरकार इन डेंड्राइट्स पे आ जाता है, और इन डेंड्राइट्स पे मौजूद हैं रिसेप्टर्स। कौन मौजूद है डियर बोलिएगा, रिसेप्टर्स मौजूद हैं। वो आके इस रिसेप्टर से जुड़ जाता है और यहां पे वापस वही एक्शन पोटेंशियल दूसरा डेवलप हो जाता है। इस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता रहता है। रिकैप करते हैं, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट वन आर इंपल्स, और वो एक्शन पोटेंशियल बन के फुदकता चला गया, साल्टेटरी मूवमेंट करके आखिरी पार्ट में चला गया टीलोडेंड्रिया में। जैसे टीलोडेंड्रिया में पहुंचा तो कैल्शियम चैनल खुले और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम अंदर आया एक्सॉन के, कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर बहुत ज्यादा हो गई। जैसी कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो सिनेप्टिक वेसिकल जो थैलियां हैं वो रप्चर हो गई, और उनमें से कौन रिलीज हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होता हुआ, खाली जगह से होता हुआ डेंड्राइट के पास गया, और जाके डेंड्राइट के रिसेप्टर से जुड़ जाता है, और फिर यहां वापस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और वो आगे एक्शन पोटेंशियल बन के फुदकता चला जाता है। इस तरह करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज प्रोग्रेस करता है। अब इसमें एस्ट्रोसाइट का कहां पर रोल है, देखिएगा एस्ट्रोसाइट का कहां पर रोल है। सबसे पहली चीज, इस सिनेप्स को, यह सिनेप्स कभी भी हिलडुल सकता है अपनी जगह से, तो इस सिनेप्स को स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोसाइट करता है। कैसे, अगर ये एस्ट्रोसाइट होगा तो ये देखिए, मान लीजिए एस्ट्रोसाइट है, स्टार शेप एस्ट्रोसाइट है, तो इस स्टार की एक ब्रांच तो इसको पकड़ के रखेगी, एक ब्रांच इसको पकड़ के रखेगी, ऐसे ये हमारा एस्ट्रोसाइट है स्टार शेप।
एस्ट्रोसाइट की कुछ ब्रांच तो इस पहले वाले न्यूरॉन को पकड़ के रखेगी, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को। सिनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो एक्सॉन की एक ब्रांच तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को पकड़ के रखती है, एक्सॉन की एक ब्रांच पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को पकड़ के रखती है। इन न्यूरॉन्स को हिलने नहीं देती अपनी जगह से, इसलिए कौन अपनी जगह पे बना रहता है? सिनेप्स। याद रखिएगा, सिनेप्स को मेंटेन करने का, सिनेप्स को स्टेबलाइज करने का काम कौन सी सेल करती है? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट नर्वस टिश्यू को सपोर्ट करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है, ब्लड में से ग्लूकोज उठा के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, और साथ ही साथ सिनेप्स को स्टेबलाइज करने का काम भी कौन सी सेल करती है? एस्ट्रोसाइट करती है। अगला फंक्शन देखिएगा एस्ट्रोसाइट का, वो भी बहुत जरूरी फंक्शन है। सोमा, डेंड्राइट और एक्सॉन, और दूसरा न्यूरॉन है सोमा, डेंड्राइट और एक्सॉन। देखिएगा क्या हुआ, अभी भी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, और इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करता करता आया लास्ट में। जैसे ही यहाँ आया तो किसका इन्फ्लक्स हुआ? कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से कौन रप्चर हो गई? सिनेप्टिक वेसिकल, और कौन रिलीज हो गया? केमिकल रिलीज हो गया। कौन सा? तो आपका जवाब आएगा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। अब पते की चीज सुनिएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। यहां पे मौजूद है रिसेप्टर, इस रिसेप्टर से जुड़ जाएगा जाके। मान लीजिए सपोज ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन गया और जाके रिसेप्टर से जुड़ गया, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़ गया, और यहां पे भी करंट पैदा हो गया। एक बार करंट पैदा हो गया, उसके बाद यहां से एसिटाइल कोलिन को हटना है। अगर यहां से एसिटाइल कोलिन नहीं हटेगा तो फिर करंट जनरेट हो जाएगा। जबरदस्ती करंट आया ही नहीं है, लेकिन यहां जबरदस्ती करंट जनरेट हो जाएगा। एक बार अपना काम करने के बाद याद रखेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को इस जगह से, इस रिसेप्टर से दूर होना पड़ता है। दूर होने के बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें से एक तरीका होता है फैगोसाइटोसिस, यानी खा जाना। कोई तो ऐसा शख्स होगा जो इस एसिटाइल कोलिन को खा जाएगा, एसिटाइल कोलिन का फैगोसाइटोसिस कर लेगा, एसिटाइल कोलिन को खा जाएगा। और वो शख्स कौन होगा? तो आपका जवाब होगा एस्ट्रोसाइट। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो अभी भी एग्जामिनर की नज़र से अनटच्ड हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एस्ट्रोसाइट इस सिनेप्स को अपनी जगह मेंटेन करने का तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ इस सिनेप्स पे जो न्यूरोट्रांसमीटर आया जैसे एसिटाइल कोलिन, एक बार इसने अपना काम कर दिया, इसके बाद इसको फालतू यहाँ छोड़ना नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के टोटल 5 तरीके होते हैं, आगे की क्लासेज में आएंगे। उन मेथड में से एक मेथड होता है इसका क्या करना? फैगोसाइटोसिस। इस रिसेप्टर, इसको न्यूरोट्रांसमीटर को खा जाना, और खाने का काम कौन सी सेल करेगी डियर? एस्ट्रोसाइट करेगी। एस्ट्रोसाइट का काम होता है फैगोसाइटोसिस। याद रखिएगा, सारे कंसेप्ट हमने एस्ट्रोसाइट के याद कर लिए हैं कि एस्ट्रोसाइट आखिरकार क्या क्या काम करती है। और लास्ट फंक्शन देखिएगा एस्ट्रोसाइट का, सबसे जरूरी क्वेश्चन, जिसको एस्ट्रोसाइटोसिस या ग्लियोसिस कहा जाता है। एस्ट्रोसाइटोसिस या ग्लियोसिस कहा जाता है। क्या होता है एस्ट्रोसाइटोसिस और ग्लियोसिस, इसके बारे में भी देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये कोई भी जनरल टिश्यू है, या एपिथेलियल टिश्यू ही क्यों ना मान लें, चलिए एपिथेलियल टिश्यू है। अगर आप अपने फेस को देखें या अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी पे एक अलग से स्कार नजर आएगा। बचपन में कहीं गिरे हैं, किसी चीज़ की इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो आपको अपनी बॉडी पे, फेस पे या कहीं पे भी कोई ना कोई एक स्कार, एक निशान तो नजर आएगा ही आएगा। वो स्कार क्यों बना, वो निशान क्यों बना, पहले वो देखते हैं। सपोज ये स्किन, मेरी स्किन कौन से टिश्यू की बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। जैसे ही एपिथेलियल टिश्यू में इंजरी हुई, यहां पे इंजरी हो गई, याद रखिएगा, और इंजरी होने के बाद अब इसमें हीलिंग होगी, वुंड हीलिंग होगी, घाव भरेगा, सीधी सी बात है। अगर गलती से एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हुआ है तो हर केस में वहां वापस एपिथेलियल टिश्यू ही बने, ऐसा जरूरी नहीं है। हीलिंग हुई, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू, बाकी का जो था यहां से डैमेज हुआ था, बाकी का एपिथेलियल टिश्यू एज इट इज मेंटेन है, और जिस जगह से एपिथेलियल टिश्यू में डैमेज हुआ था वहां पे टिश्यू तो बनेगा, नो डाउट,
उस जगह को भरा तो जाएगा, हीलिंग तो होगी, लेकिन वो टिश्यू वापस एपिथेलियल टिश्यू नहीं होगा। नया बनने वाला जो टिश्यू होगा ये फाइब्रस टिश्यू होगा। कौन सा टिश्यू होगा? फाइब्रस टिश्यू होगा। पहले मेरी स्किन को देखो तो सारी स्किन आपको एक जैसी दिखाई दे रही है, पूरी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और चोट लगने के बाद जब घाव भर गया, वुंड की हीलिंग हो गई, तो बाकी सारी तो एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन जिस जगह पे चोट लगी थी वहां एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, बल्कि कौन सा टिश्यू बन गया है? फाइब्रस टिश्यू बन गया। यानी अब दो टिश्यू बन गए तो दोनों ऑब्वियसली बात है अलग अलग नजर आएंगे ही आएंगे। अब जो आपको अलग से निशान नजर आ रहा था चोट का, वो कौन से टिश्यू की वजह से आ रहा है? स्कार फाइब्रस टिश्यू की वजह से आ रहा है। और इसी टिश्यू को दूसरे शब्दों में किस नाम से जाना जाता है? स्कार टिश्यू के नाम से जाना जाता है। फाइब्रस टिश्यू को ही स्कार टिश्यू के नाम से जाना जाता है। जब भी एपिथेलियल टिश्यू में इंजरी हुई, वुंड की हीलिंग हुई और हीलिंग के दौरान फाइब्रस टिश्यू बना, और इस फाइब्रस टिश्यू के बनने के प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? फाइब्रोसिस। किस नाम से? फाइब्रोसिस। यानी एपिथेलियल टिश्यू में वुंड हीलिंग को किस नाम से जाना जा सकता है? फाइब्रोसिस के नाम से जाना जा सकता है। यस और नो? चलिए अब मैं आपको स्किन से हटा के ब्रेन में लेके चले जाता हूं। आपको स्किन से मैंने हटाया और ब्रेन में लेके चला गया। ब्रेन में भी टिश्यू है, सीधी सी बात है। वुंड हीलिंग होगी, वहां पे भी सारा लफड़ा होगा, सारे इश्यूज होंगे। वहां क्या क्या होगा देखिएगा। वहां एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। ब्रेन में कौन सा टिश्यू है? नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का मतलब दो टाइप के सेल्स हैं, या तो न्यूरॉन है और या फिर न्यूरोग्लिया है। या तो न्यूरॉन है या फिर न्यूरोग्लिया, हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी का नर्वस टिश्यू डैमेज हो गया, मान लीजिए ब्रेन डैमेज हो गया, तो सीधी सी बात है या तो न्यूरॉन डैमेज हुआ है या फिर कौन डैमेज हुआ है? न्यूरोग्लिया। यहां से डैमेज हो गया, या तो न्यूरॉन का बचीड़ बोल गया, या तो न्यूरॉन का बचीड़ बोल गया, या न्यूरोग्लिया का बचीड़ बोल गया। अगर सुनिए, अब यहां वापस हीलिंग होगी, वुंड हीलिंग होगी, ऑब्वियसली बात है, घाव भरेगा। क्योंकि न्यूरॉन के पास में क्या नहीं होता? सेंट्रोसोम नहीं होता। तो अगर यहां न्यूरॉन डैमेज हो गए तो न्यूरॉन में कभी भी वापस रीजनरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यहां न्यूरोग्लिया डैमेज हुई है तो न्यूरोग्लिया में क्या हो सकता है? रीजनरेशन हो सकता है। ब्रेन में अगर कहीं इंजरी हो गई है और कहीं टिश्यू डैमेज हो गया है, तो उस जगह को भरने के लिए न्यूरॉन काम में नहीं आएगा, बल्कि उस जगह को भरने का काम कौन करेगा? न्यूरोग्लिया करेगी। और न्यूरोग्लिया मैंने आपको टोटल 4 टाइप की बताई है ब्रेन में: एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और लास्ट में कौन सी सेल? एस्ट्रोसाइट हो गई आपकी, माइक्रोग्लिया हो गई, ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गई। ठीक है, ये और ये सेल क्या करेगी देखिएगा। न्यूरोग्लिया में भी काम की चीज कौन? एस्ट्रोसाइट। न्यूरोग्लिया में भी एस्ट्रोसाइट। यही एस्ट्रोसाइट यहां पे वुंड हीलिंग कराएगी। जिस प्रकार नॉर्मल टिश्यू में आपने प्रोसेस को फाइब्रोसिस कहा था, तो यहां फाइब्रोसिस ना कह के इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एस्ट्रोसाइटोसिस। और इसी एस्ट्रोसाइटोसिस को दूसरे शब्दों में किस नाम से जाना जाता है? ग्लियोसिस के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, लास्ट में बनने वाला जो टिश्यू होगा, लास्ट में बनने वाला जो टिश्यू होगा वो न्यूरोग्लिया होगी, वो न्यूरोग्लिया होगी। और न्यूरोग्लिया में भी कौन सी सेल होगी? एस्ट्रोसाइट होगी। दोनों में कंपैरिजन करके स्टडी करा दी है मैंने आपको। याद रखिएगा, ग्लियोसिस प्रोसेस के द्वारा इसको भरा गया है। दोनों में वापस कंपैरिजन करते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू इंजरी होती तो वुंड हीलिंग के होती, वो वुंड हीलिंग क्या कहलाती? फाइब्रोसिस। बनने वाला टिश्यू क्या कहलाता? फाइब्रस टिश्यू या स्कार टिश्यू। जबकि जब नर्वस टिश्यू में डैमेज हुई है, तो चाहे न्यूरॉन डैमेज हो चाहे न्यूरोग्लिया डैमेज हो, हीलिंग के लिए हमेशा कौन जिम्मेदार होगी? न्यूरोग्लिया। वो भी कौन सी न्यूरोग्लिया? एस्ट्रोसाइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एस्ट्रोसाइटोसिस या ग्लियोसिस। इट मीन्स ब्रेन में या नर्वस टिश्यू में होने वाली वुंड हीलिंग को किस नाम से जाना जाता है? ग्लियोसिस के नाम से जाना जाता है। वुंड हीलिंग ऑफ नर्वस टिश्यू इज नोन एज ग्लियोसिस। और इसमें कौन सी सेल जिम्मेदार होती है? एस्ट्रोसाइट जिम्मेदार होती है। बस यही पॉइंट थे जो हमें एस्ट्रोसाइट में रिकैप करने थे। लास्ट पॉइंट, डैमेज न्यूरॉन को रिप्लेस करता है कौन से मेथड से? एस्ट्रोसाइटोसिस मेथड से या ग्लियोसिस मेथड से। यहां कंप्लीट हुआ हमारा एस्ट्रोसाइट। हद से ज्यादा जरूरी था। आप अगर बाई चांस इन चीज़ों के नोट्स बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, इन वीडियो को जहां जरूरत फील हो वहां पॉज करें, रोकें, और उसके बाद उन चीज़ों को नोट डाउन कर लें और इस तरह आगे बढ़ते जाएं। नर्वस सिस्टम में नोट्स राइटिंग बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आपके रिवीजन के लिए। नर्वस सिस्टम एस्ट्रोसाइट के बाद में जो सेकंड सेल आती है वो आपकी आती है माइक्रोग्लिया।
कौन सी सेल है डियर? माइक्रोग्लिया। देखिए माइक्रोग्लिया के बारे में 3-4 चीजें ही हैं, ज्यादा नहीं है। सबसे पहली चीज, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी थी? एस्ट्रोसाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? माइक्रोग्लिया, सबसे छोटी होती है। काम क्या होता है इसका? सीधी सी बात है, इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस। इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस। ह्यूमन बॉडी में फैगोसाइटोसिस करने के लिए बहुत सारी सेल्स होती हैं और उनमें से एक सेल को कहा जाता है मैक्रोफेज। क्या कहा जाता है? मैक्रोफेज। इस सेल को मैक्रोफेज ऑफ सीएनएस भी कहा जाता है। मैक्रोफेज क्या होती है? क्यों इसको मैक्रोफेज ऑफ सीएनएस कहा जाता है? इसके बारे में भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, ब्लड वेसल, ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती है। 3 टाइप की सेल्स होती है, आप सभी जानते हैं। पहली सेल आरबीसी, दूसरी सेल डब्ल्यूबीसी और तीसरी सेल प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मैं डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूं। सपोज ये डब्ल्यूबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाएगा ग्रेन्युलोसाइट, और अगर डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स नहीं हैं तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। अब काम की चीज देखिएगा, ग्रेन्युलोसाइट स्टेनिंग के बेस पे 3 टाइप की होती है। एसिडोफिल, अगर ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये एसिडिक डाई से कलर ले रहे हैं तो एसिडोफिल, अगर ये बेसिक डाई से कलर ले रहे हैं तो बेसोफिल, और अगर ये दोनों ही डाई से कलर ले रहे हैं तो न्यूट्रोफिल। 3 प्रकार की होती है आपके सामने ग्रेनुलोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इसके उलट ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती है। पहली सेल आपकी मोनोसाइट और दूसरी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इस तरह कुल मिला के डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की हो गई हमारी, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं यहां कौन सी डब्ल्यूबीसी के बारे में जिक्र कर रहा हूं आपसे? मोनोसाइट के बारे में जिक्र कर रहा हूं। किसके बारे में डियर? मोनोसाइट के बारे में जिक्र कर रहा हूं। देखिएगा, अगर ब्लड है तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लड के अंदर मोनोसाइट भी मौजूद होगी। अगर ये ब्लड है तो इसमें खूब सारी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की है, तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर मोनोसाइट भी होगी। ये मान लीजिए हमारी मोनोसाइट्स है, खूब सारी मोनोसाइट्स हैं ब्लड के अंदर। सेकंड, यहां पे मौजूद है टिश्यू, और ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच का स्पेस बार बार मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भरा हुआ फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहां पे हद से ज्यादा फ्लूइड भर जाना ही क्या कहलाता है? एडिमा कहलाता है। अगर किसी वजह से ये मोनोसाइट एस्केप कर गई और कौन से स्पेस में आ गई? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गई। खूब सारी मोनोसाइट हुई और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गई, और इंटरस्टिशियल स्पेस में आने के बाद ये मर्ज हो गई, और मर्ज होने का मतलब है कि इन्होंने एक बड़ी सी सेल का फॉर्मेशन कर दिया। सेल कैसी है बताइए? साइज में छोटी सेल है या बड़ी सेल है? बड़ी सेल का फॉर्मेशन कर दिया। तो बड़ी के लिए जिसकी साइज बड़ी है उसको किस नाम से जाना जाएगा? मैक्रो के नाम से जाना जाएगा। मोनोसाइट काम क्या करती है? देखिएगा, अगर ब्लड में मोनोसाइट है तो मोनोसाइट क्या काम करती है? अगर इस ब्लड में यहां बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, ये मोनोसाइट है ब्लड की, और अगर यहां बैक्टीरिया वायरस मौजूद है तो ये बैक्टीरिया वायरस को खा जाएगी, एनगल्फ कर जाएगी, और किसी चीज को एनगल्फ करना, खा जाना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है। किसी एलिमेंट को सेल के द्वारा एनगल्फ कर जाना, खुद के अंदर ले लेना, तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मोनोसाइट, वो सारी सेल्स जो फैगोसाइटोसिस करती है उन सभी सेल्स को कहा जाता है फैगोसाइट। कोई भी सेल जो फैगोसाइटोसिस कर सकती है उन सब सेल्स को किस नाम से जाना जाता है? फैगोसाइट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे मोनोसाइट क्या है तो आपका सीधा सा जवाब होगा मोनोसाइट क्या है? एक तरह की
फेगोसाइट है। इस मीन्स ये ब्लड में मौजूद बैक्टीरिया वायरस को क्या कर सकती है, खा सकती है, फेगोसाइटोसिस कर सकती है। यही मोनोसाइट बाहर गई इंटरस्टिशियल स्पेस में और इन्होंने एक सेल, बड़ी सेल बना दी, और उस बड़ी सेल को आपने किस नाम से जाना, सेल की साइज बड़ी है इसलिए क्या बोला, मैक्रो। जिस प्रकार मोनोसाइट भी फेगोसाइटोसिस कर रही थी, ये भी फेगोसाइटोसिस करेगी, इसलिए इन सेल्स का नाम क्या हो गया, मैक्रोफेज। क्या नाम हो गया डियर, मैक्रोफेज। अंतर सुनिएगा, मोनोसाइट कहां पाई जाती है, ब्लड वेसल में। मैक्रोफेज कहां पाई जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। मोनोसाइट किस प्रकार की सेल है, फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटोसिस करती है। और मैक्रोफेज भी किस प्रकार की सेल है, फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटोसिस करती है। अगर ब्लड में कोई लोचा है तो मोनोसाइट खाएगी, और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई लोचा है तो मैक्रोफेज खाएगी। क्वेश्चन आता है एग्जामिनर में, मैक्रोफेज किससे बनी है, मैक्रोफेज को कौन सी सेल्स ने मिलकर बनाया, तो सीधा से जवाब होगा मैक्रोफेज को कौन सी सेल ने बनाया है, मोनोसाइट मिलकर बनाया है मैक्रोफेज को। अब सुनिएगा, अगर बाई चांस इधर देखिए, अगर ये आपका ब्रेन है तो इस मैक्रोफेज को अलग नाम से जाना जाएगा। अगर ये बनाया गया टिश्यू लीवर का है तो इस मैक्रोफेज को अलग नाम से जाना जाएगा। अगर ये किडनी का टिश्यू है तो इसको अलग नाम से जाना जाएगा। इट मींस सेल तो मैक्रोफेज ही है, लेकिन ऑर्गन के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। सपोज अगर ये लंग्स होता, अगर ये लंग्स होता तो आप बोलते डस्ट सेल, क्या बोलते, डस्ट सेल। अगर ये लीवर है तो आप बोलेंगे कुफर सेल, कौन सी सेल, कुफर सेल। अगर ये ब्रेन है तो इसी को आप किस नाम से जानेंगे, माइक्रोग्लिया। वेरी गुड, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो न्यूरोग्लिया होती है दूसरे टाइप की, उस दूसरे टाइप की ब्रेन की न्यूरोग्लिया को क्या कहते हैं, माइक्रोग्लिया कहते हैं। और माइक्रोग्लिया कौन सी, किस टाइप की सेल है, एक मैक्रोफेजिक सेल है जिसका काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस होता है। याद रखिएगा, यही कुछ की पॉइंट्स हैं जो माइक्रोग्लिया से जो आपको याद रखने हैं। माइक्रोग्लिया सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी साइज में सबसे छोटी माइक्रोग्लिया होती है। किससे डेराइव्ड होती है, तो सीधी सी बात होती है, किससे डेराइव होती है, मोनोसाइट से डेराइव्ड होती है। मोनोसाइट्स मिलके ही क्या किसका निर्माण करती है, मैक्रोफेज का निर्माण करती है। और माइक्रोग्लिया क्या है, एक प्रकार की मैक्रोफेज है। ये कंसेप्ट अभी भी हमने एक्सप्लेन कर लिया है अच्छे से। क्या काम करती है ये फेगोसाइटिक सेल्स है, फेगोसाइटोसिस करती है। ब्रेन में कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर आ गया है तो उसको खा जाएगी। क्या केवल यही सेल फेगोसाइटोसिस का काम करती है ब्रेन में, नहीं, इसके अलावा कभी कभार एस्ट्रोसाइट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर था, सिनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर था, उसको कौन सी सेल ने खाया था, तो आपका जवाब था एस्ट्रोसाइट ने खाया था। इसका मतलब ब्रेन में कई सारी सेल फेगोसाइटोसिस करती है, लेकिन सबसे मेन फेगोसाइटोटिक सेल कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा जी, बोलिएगा, माइक्रोग्लिया होती है। माइक्रोग्लिया खा जाती है और डिस्ट्रॉय कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और सेल जो डेड सेल है उनके हिस्सों को, और इसलिए इनको मैक्रोफेज ऑफ सीएनएस भी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोग्लिया में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि सीएनएस का यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जगह पाई जाती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मैक्रोफेज किसको कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा डियर, माइक्रोग्लिया को कहा जाता है। आगे देखिएगा, तीसरी जो सेल्स आती है हमारे सामने वो आती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। किस नाम से जाने जाती है तीसरी न्यूरोग्लिया को, ओलिगोडेंड्रोसाइट। चार पाई जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, पहली पाई जाती है एस्ट्रोसाइट, दूसरी माइक्रोग्लिया और तीसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट। देखिए ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन, सोमा, डेंड्राइट और ये एक्सॉन। दूसरा न्यूरॉन, सोमा, डेंड्राइट और उसका भी एक्सॉन। न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं डियर। कुछ न्यूरॉन्स को कहा जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और कुछ न्यूरॉन्स को कहा जाता है डीमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इस एक्सॉन के ऊपर
एक कवरिंग लगा रखी है आपने, इस कवरिंग को किस नाम से जाना जाता है बेटा जी बोलिएगा? माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। अगर किसी न्यूरॉन के एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीथ मौजूद है, इसका मतलब वो न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन कहलाएगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाएगा। और अगर किसी न्यूरॉन के एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीथ नहीं है, एब्सेंट है, तो उस न्यूरॉन को किस नाम से जाना जाएगा? उस न्यूरॉन को नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो माइलिन शीथ है, इसका निर्माण किसने किया ये देखते हैं। अगर ये ब्रेन है और मान लीजिए ये भी माइलिनेटेड है, समझने के लिए पहले तो माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ गया समझ में? चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों ही न्यूरॉन्स को माइलिनेटेड बना रहा हूं समझाने के लिए। मान लीजिए दोनों ही न्यूरॉन्स माइलिनेटेड है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये भी माइलिनेटेड है और ये भी माइलिनेटेड है। ये है बीच में वो सेल, इस सेल से निकले 4 प्रोसेस, ये सेल का न्यूक्लियस वगैरह। एक प्रोसेस ने जाके इस एक्सोन को यहां से लपेटा, दूसरे प्रोसेस ने इस एक्सोन को लपेट दिया, तीसरे प्रोसेस ने इस एक्सोन को लपेट दिया और चौथे प्रोसेस ने इस एक्सोन को लपेट दिया। अगर ऐसी न्यूरोग्लिया जिसके खूब सारे प्रोसेस होते हैं, नाम क्या है देखिएगा? ओलिगो डेंड्रोसाइट। ओलिगो का मतलब होता है कुछ, थोड़े, फ्यू। डेंड्रो का मतलब होता है ब्रांचेज और साइट का मतलब है मैच्योर सेल। ऐसी सेल जिसमें थोड़े से बहुत कम ही प्रोसेस होते हैं, बहुत हजारों प्रोसेस नहीं होते हैं, थोड़े से ही प्रोसेस होते हैं, उस सेल को किस नाम से जाना जाता है डियर? ओलिगोडेंड्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। बहुत थोड़े से प्रोसेस होता है। देखिए 1 2 3 4, इस सेल में केवल 4 प्रोसेस हैं, इस सेल को ओलिगोडेंड्रोसाइट कहा जाता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट के जो प्रोसेस होते हैं, ये न्यूरॉन को के एक्सोन्स के चारों तरफ लपेटे खा जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं। और माइलिन शीथ का निर्माण करना कहलाता है माइलिनेशन। क्या कहलाता है डियर? माइलिनेशन। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। माइलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सीधा सा जवाब होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा किया जाता है। माइलिनेशन या तो सीएनएस के न्यूरॉन्स में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स में, और या फिर कौन से न्यूरॉन्स में? पीएनएस के न्यूरॉन्स में। याद रखिएगा ये कंसेप्ट हमेशा। सीएनएस में माइलिनेशन का काम कौन सी सेल करती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। और पीएनएस में माइलिनेशन का काम कौन सी सेल करती है? तो आपका जवाब होगा स्वान सेल्स। कौन सी सेल? स्वान सेल्स। 2 प्रकार की, टोटल 6 न्यूरोग्लिया बताए थे आपको। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में 4 होते हैं और 2 पीएनएस में पाए जाते हैं, सैटेलाइट और स्वान सेल। याद रखिएगा, दोनों को यहां डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं। मेरे ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन हैं, अगर उनमें माइलिन शीथ है तो माइलिन शीथ किसने बनाई? ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में अगर न्यूरॉन है और उनकी माइलिन शीथ बनाई है तो भी किसने बनाई? ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। इसके उलट ब्रेन से निकलने वाली जो क्रेनियल नर्व्स हैं, उनके चारों तरफ अगर माइलिन शीथ है तो वो माइलिन शीथ किसने बनाई? स्वान सेल। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले स्पाइनल नर्व में जो न्यूरॉन्स हैं, एक्सोन्स हैं, उनके चारों तरफ माइलिन शीथ किसने बनाई? स्वान सेल ने। ये हमेशा याद रखिएगा। सीएनएस में माइलिनेशन करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट और पीएनएस में माइलिनेशन कौन करती है? स्वान सेल। कंसेप्ट सुनिएगा। अगर किसी वजह से माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीमाइलिनेशन। माइलिन शीथ का टूट जाना क्या कहलाता है बेटा जी? डीमाइलिनेशन कहलाता है। क्वेश्चंस यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखिएगा, हर सेल को याद रखना है। सीएनएस का माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट, पीएनएस का माइलिनेशन स्वान सेल। अगर ये माइलिन शीथ टूट जाती है तो प्रोसेस क्या कहलाता है? डीमाइलिनेशन कहलाता है। अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट टूट गई, डीमाइलिनेशन हो गया, तो जो बीमारी बनेगी दैट डिजीज विल बी नोन एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। किस नाम से जाना जाएगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और अगर स्वान सेल टूटी और डीमाइलिनेशन हुआ तो प्रोसेस को कहा जाएगा गुलियन बेयर सिंड्रोम, जीबीएस। 2 डिजीज है आपके सामने, एक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और दूसरी है जीबीएस। एक है जिसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस है और एक है जिसमें असेंडिंग पैरालिसिस है। ऐसे करके आगे पढ़ेंगे डिटेल में। वापस सुनिएगा। किसी भी एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनना, माइलिनेशन। अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन है तो कौन सी सेल बनाएगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट।
और अगर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के न्यूरॉन है तो कौन सी सेल बनाएगी? स्वान सेल। अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाए या स्वान सेल डैमेज हो जाए तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीमाइलिनेशन। अगर सीएनएस का डीमाइलिनेशन हो रहा है तो बीमारी क्या कहलाएगी? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और अगर पीएनएस स्वान सेल डैमेज हो रही है, पीएनएस का डीमाइलिनेशन हो रहा है तो बीमारी क्या कहलाएगी? जीबीएस। एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में बिल्कुल सुपरफिशियल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर कम से कम 8 to 9 टाइम्स ये क्वेश्चन पुट कर चुका है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहां की बीमारी है। ऑप्शन ए सीएनएस की, ऑप्शन बी पीएनएस की। तो सीधा सा बात होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहां की बीमारी है? सीएनएस की। इसी को उसने अगली बार घुमा के पूछ लिया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहां की बीमारी है? ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, क्रेनियल नर्व की या स्पाइनल नर्व की? तो सीधा सा जवाब है आपका बोथ एंड बी, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि इन दोनों को किसमें शामिल किया गया है? सीएनएस में शामिल किया गया है। अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में बात पूछा जाता है तो आपके दिमाग में केवल और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आना चाहिए, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व नहीं आनी चाहिए। चलिए इस मैटर को नोट्स फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ओलिगोडेंड्रोसाइट, मैंने जैसे कहा कि पहली चीज तो बहुत ही कम होती है मात्रा में, बहुत ही थोड़ी होती है, और इनकी ब्रांचेज पाई जाती है 3-4, ये ब्रांचेज हो गई। ऐसा करके ब्रांच्ड न्यूरोग्लिया होते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ओलिगोडेंड्रोग्लिया, याद रखिएगा। ओलिगो यानी फ्यू, थोड़ी, डेंड्रो यानी ब्रांच, और ग्लिया यानी न्यूरोग्लिया। डेंड्रोग्लिया कौन सी सेल को कहा जाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट को कहा जाता है। इतना सा डिफरेंस है कि इसका निर्माण करती है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देती है। किसके चारों तरफ? सीएनएस के न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन शीथ का निर्माण करती है। और जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट का, यानी डीमाइलिनेशन हो जाता है, तो जो डिजीज डेवलप होती है, ये इस चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस डिजीज को क्या कहा जाता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। याद रखिएगा, दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है ओलिगोडेंड्रोसाइट में से। ये माइलिनेशन करती है किसके चारों तरफ? सीएनएस न्यूरॉन्स के चारों तरफ। और इसके डैमेज होने से कौन सी डिजीज डेवलप हो जाती है? तो आपका जवाब होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज हो जाती है। पहली एस्ट्रोसाइट हो गई, माइक्रोग्लिया हो गई, ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गई, और लास्ट जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सीएनएस का जो लास्ट न्यूरोग्लिया है उसको किस नाम से जाना जाएगा? अपेंडाइमल सेल के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा डियर, मैं आपके सामने हल्का सा ब्रेन बना दूं और आप इस सेल को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हमारा ब्रेन, और आप सभी जानते हैं कि ब्रेन अंदर से खोखला होता है, उस खाली जगह को वेंट्रिकल बोला जाता है। ये ब्रेन की वॉल है, ये ब्रेन की दीवार है इतनी मोटी, जिसमें न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया प्रेजेंट है, और ये वेंट्रिकल है। एक्चुअली इस डायग्राम को भी उठा के हम यहीं सेट कर देते हैं। ये भी इस दीवार में मौजूद स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इस ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए खूब सारी कैपिलरीज हैं। ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ये कैपिलरीज ऐसे करके। वेंट्रिकल्स, ये खाली जगह क्या कहलाती है? किस नाम से जानी जाती है डियर? वेंट्रिकल के नाम से जानी जाती है। ब्रेन की खाली कैविटीज वेंट्रिकल कहलाती है। इस वेंट्रिकल की छत में ये ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, ये ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज का जो एक जाल सा गुच्छा सा बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कोरोइड प्लेक्सस। किस नाम से जाना जाता है? कोरोइड प्लेक्सस। वेंट्रिकल्स की वॉल में, वेंट्रिकल्स की छत में पाया जाने वाला ब्लड कैपिलरीज का जाल कोरोइड प्लेक्सस। जब ये सब डिस्कस करेंगे तब इस पॉइंट को अच्छे से एलाबोरेट करेंगे। हाल फिलहाल के लिए इतना ही कि वेंट्रिकल्स की वॉल में ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है, जिसको कोरोइड प्लेक्सस कहा जाता है। कोरोइड प्लेक्सस कुछ नहीं है, ब्लड कैपिलरीज का जाल है। ये देखिए ब्लड कैपिलरी है, उसके अंदर आरबीसी तक बता रखी है आपको। और उसके बाद इन ब्लड कैपिलरीज को कवर करते हुए, यानी इस वेंट्रिकल की दीवार को, ये वेंट्रिकल की जो छत है, इस वेंट्रिकल की छत की जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग जिन सेल के द्वारा की जाती है, उन सेल को किस नाम से जाना जाता है? अपेंडाइमल सेल के नाम से जाना जाता है। इनको अपेंडाइमल नाम क्यों दिया गया? देखिए गौर से देखें तो ये एपिथेलियल सेल के जैसी स्ट्रक्चर होती है। अपेंडाइमल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहु किससे मिलती है? एपिथेलियल सेल से मिलती है, इसलिए इनको अपेंडाइमल सेल्स कहा जाता है।
इन सेल्स के ऊपर आप देखिएगा ये मौजूद है विलाईज वगैरह, यानी इस पे विलाई भी मौजूद होते हैं, याद रखिए विलाई और फिम्ब्रिया दोनों ही मौजूद होते हैं। ये देखिए खूब सारे धागे 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 मौजूद हैं यहाँ पे। तीसरी चीज ये कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा वेंट्रिकल की लाइनिंग करती है। दिस कॉजेज द लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की लाइनिंग करती है। ये 3 कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अब जब भी देखिएगा ये ब्लड आया, यही ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद कौन सी सेल में जाएगा, अपेंडाइमल सेल में जाएगा, और फिर अपेंडाइमल सेल से होके और इस कैविटी में गिर जाएगा, और अब इस फ्लूइड को किस नाम से जाना जाएगा, सीएसएफ नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन आता है सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन सी स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा, इस ब्लड कैपिलरी के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीएसएफ का प्रोडक्शन कौन से सेल के द्वारा किया जाता है, तो आपका जवाब होगा कौन सी सेल के द्वारा किया जाता है, अपेंडाइमल सेल। स्ट्रक्चर नाम से क्वेश्चन आए तो जवाब होगा आपका कोरोइड प्लेक्सस, और सेल नाम से क्वेश्चन आए तो जवाब होगा अपेंडाइमल सेल। याद रखिएगा। अब सीएसएफ ब्लड में से ही कंपोजिशन छन छन के टप टप अपेंडाइमल सेल में आया, और अपेंडाइमल सेल से टप टप करके वेंट्रिकल में गिर गया। उस फ्लूइड को आपने क्या किस नाम से जाना बेटा जी, सीएसएफ नाम से जाना। चौथी चीज यानी इट मींस इस सेल का काम क्या है, किसका प्रोडक्शन करना, सीएसएफ का प्रोडक्शन करना। ये सीएसएफ में डूबी रहती है सेल, ये सीएसएफ के इसके सेल, ये विलाई और फिम्ब्रिया सीएसएफ में टच रहते हैं। इसका मतलब पता चलता रहता है इस सेल को कि वेंट्रिकल में कितना सीएसएफ है। केवल सीएसएफ का प्रोडक्शन ही नहीं करते, केवल सीएसएफ का प्रोडक्शन ही नहीं करते, बल्कि सीएसएफ की मॉनिटरिंग भी करते हैं, कितना सीएसएफ है, कितना ज़्यादा सीएसएफ है या कम सीएसएफ है। अगली चीज देखिएगा, अगर यहाँ ज्यादा सीएसएफ है इस वेंट्रिकल में तो ये विलाई काम करेंगे और सीएसएफ को दूसरी वेंट्रिकल की तरफ धकेल देंगे। सीएसएफ के सर्कुलेशन में विलाई यूं करके सीएसएफ को आगे की तरफ धकेल देते हैं। सीएसएफ के सर्कुलेशन में, सीएसएफ के प्रोडक्शन में, सीएसएफ की मॉनिटरिंग में और सीएसएफ के सर्कुलेशन में अगर एग्जामिनर पूछता है कौन सी सेल का रोल होता है, तो आपका जवाब होगा कौन सी सेल का रोल होता है डियर, अपेंडाइमल सेल का रोल होता है। लास्ट में देखिएगा, जो चीज एक बार फिल्टर होके सीएसएफ में आ गई, सपोज ग्लूकोज ही आ गया, फिल्टर होकर सीएसएफ में आ गया, अब ये ग्लूकोज चाहेगा कि मैं वापस अपेंडाइमल सेल में घुस जाऊं और वापस ब्लड में चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये ग्लूकोज वापस ब्लड वेसल में घुसने की कोशिश करेगा तो कौन सी सेल में से होकर गुजरना पड़ेगा, अपेंडाइमल सेल में से होकर गुजरना पड़ेगा, और अपेंडाइमल सेल इस ग्लूकोज को वापस ब्लड वेसल में घुसने नहीं देगी। यानी यहां पे भी बैरियर का निर्माण होता है। इस बैरियर को कहा जाता है ब्लड सीएसएफ बैरियर। इस बैरियर को किस नाम से जाना जाता है डियर, ब्लड सीएसएफ बैरियर के नाम से जाना जाता है। 2 बैरियर आपने डिस्कस कर लिए, एक ब्लड ब्रेन बैरियर जिसका निर्माण करती है एस्ट्रोसाइट, और दूसरा बैरियर होता है जिसको बोला जाता है ब्लड सीएसएफ बैरियर या सीएसएफ ब्लड बैरियर। सीएसएफ से चीजें वापस ब्लड में नहीं आनी चाहिए, ब्लड की सारी चीजें सीएसएफ में नहीं जानी चाहिए, तो ये रोकने का काम कौन सी सेल करती है, याद रखिएगा अपेंडाइमल सेल करती है। और इन्हीं अपेंडाइमल सेल्स को किस नाम से भी जाना जाता है, ब्लड सीएसएफ बैरियर के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा बेटा जी, इसी चीज को हम पॉइंट फॉर्मेट में देख लेते हैं। पहले पॉइंट, ये एपिथेलियल टिश्यू के जैसी सेल्स होती है। शेप कैसी होती है देख ही चुके हो आप, क्यूबोइडल टू कोलमनर, कुछ तो चौकोर सेल होगी, कुछ सेल्स तो ऐसी होगी क्यूब जैसी, ऐसी क्यूबोइडल सेल्स होगी, और कुछ सेल्स होगी वो ऐसी पिलर जैसी होगी, कॉलम के जैसी होगी। तो इनकी शेप चेंज होती रहती है, क्यूबोइडल टू कोलमनर होती है। इनके ऊपर पाए जाते हैं बेटा जी माइक्रोविलाई एंड सीलिया। इंपॉर्टेंट देखिए, एक ही चीज जिसमें 2 लोग मौजूद हैं, या तो माइक्रोविलाई विलाई होते हैं, माइक्रोविलाई या फिर किसी सील पे सीलिया होते हैं। सीलिया और माइक्रोविलाई एक ही सेल पे रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, और वो कौन सी सेल पे पाया जाता है, अपेंडाइमल सेल पे पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अपेंडाइमल सेल्स के ऊपर पाया जाता है आपका माइक्रोविलाई एंड सीलिया। कहाँ पाई जाती है ये ब्रेन, ये अगर ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कोड है, तो इस ब्रेन के अंदर की खाली जगह कहलाती है वेंट्रिकल, और स्पाइनल कोड के अंदर की खाली जगह कहलाती है सेंट्रल कैनाल। ब्रेन के अंदर का स्पेस इज नोन एज वेंट्रिकल, और स्पाइनल कोड के अंदर का खाली स्पेस इज नोन एज सेंट्रल कैनाल। तो इस यहाँ पे वेंट्रिकल की लाइनिंग और इस सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग बनाने का काम कौन सी सेल को दिया गया है, अपेंडाइमल सेल को दिया गया है। हमेशा याद रखिएगा। क्या क्या काम करती है, मैंने कहा कि सीएसएफ से रिलेटेड है,
जब कोरोइड प्लेक्सस से सीएसएफ आएगा तो एपेंडाइमल सेल से होते हुए वेंट्रिकल में टपकेगा। इट मींस इनका काम है सीएसएफ को प्रोड्यूस करना। अगर सेल के नाम से क्वेश्चन आता है, याद रखेगा, तो आपका जवाब एपेंडाइमल सेल होगा। सीएसएफ को मॉनिटर करना, सीएसएफ के सर्कुलेशन में हेल्प करना, और ये एक बैरियर का निर्माण कर देती है, जिस बैरियर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड सीएसएफ बैरियर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर तो कई बार पूछा जा चुका है, इस पे अभी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है, इसलिए होने के चांसेज हैं कि ब्लड सीएसएफ बैरियर कौन सी सेल बनाती है, तो आपका जवाब होगा कौन सी सेल बनाती है? अपेंडाइमल सेल बनाती है। याद रखिएगा, न्यूरोग्लिया टोटल 6 होती है, 4 ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 4 टाइप की होती है सीएनएस में, चारों डिस्कस कर ली हमने, एस्ट्रोसाइट भी कर ली, माइक्रोग्लिया भी कर ली, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी कर ली, और अपेंडाइमल सेल भी कर ली। अब बात करते हैं हम पीएनएस की। इट मींस क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। वहां ये चारों न्यूरोग्लिया नहीं होगी, वहां पे 2 अलग न्यूरोग्लिया होगी, एक होगी सैटेलाइट सेल और दूसरी होगी स्वान सेल। सबसे पहले स्वान सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपको एक न्यूरॉन नजर आ रहा है, इस न्यूरॉन पे माइलिन शीथ चढ़ी हुई है। देखिए, मल्टीपल सेल्स हैं, ब्रांच वाली सेल्स नहीं है। सीएनएस में क्या था? सीएनएस में तो एक ही सेल थी जिसकी खूब सारी ब्रांचेस थी, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसने इस न्यूरॉन को भी कवर कर लिया था, इस न्यूरॉन को भी कवर कर लिया था, इस न्यूरॉन को भी कर लिया था, इस न्यूरॉन को भी कर लिया था। एक ही सेल 4 न्यूरॉन को कवर कर रही थी। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो कितनी सारी सेल्स एक ही न्यूरॉन को कवर कर रही है। एक स्वान सेल, एक कम से कम 15 से 20 स्वान सेल ऐसी होती है। देखिए, ये सेल है और ये चारों तरफ, इस एक्सोन के चारों तरफ लपेटे खाई जाती है, और आखिरकार ये लेयर सारी फ्यूज होकर एक ही पपड़ी बना देती है, एक ही लेयर बना देती है, और उसी शीट को किस नाम से जाना जाता है? माइलिन शीट के नाम से जाना जाता है। अगर पीएनएस की बात की जाए तो पीएनएस में माइलिन शीट बनाने का काम कौन सी सेल करती है? स्वान सेल करती है। यानी स्वान सेल का काम है माइलिनेशन ऑफ पीएनएस। और जैसा कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर पीएनएस का डीमाइलिनेशन हो जाता है तो उस बीमारी को किस नाम से जाना जाएगा? जीबीएस नाम से जाना जाएगा, गुलियन-बेयर सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। स्वान सेल का टूटना जीबीएस, गुलियन-बेयर सिंड्रोम, और ओलिगोडेंड्रोसाइट का टूटना मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखिएगा, स्वान सेल माइलिनेशन करती है फाइबर्स के चारों तरफ, लेकिन कहाँ के फाइबर? पीएनएस के फाइबर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फाइबर्स। याद रखिएगा, डीमाइलिनेशन होना पीएनएस का क्या कहलाता है? जीबीएस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? जीबीएस। एक चीज देखिएगा बहुत काम की, जो केवल और केवल पीएनएस के न्यूरॉन्स में होता है और कहीं नहीं होता वैसा, उसके बारे में देखिएगा। दोनों न्यूरॉन बना रहा हूं आपके सामने, ये सीएनएस का न्यूरॉन और ये पीएनएस का न्यूरॉन। एक्सॉन बनाया मैंने केवल आपके सामने। दिस इज सीएनएस एक्सॉन एंड दिस इज पीएनएस एक्सॉन। इसको कवर करेगी ओलिगोडेंड्रोसाइट, एक बड़ी सी सेल जिसकी कुछ ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच ने इसको यहां से लपेटा, दूसरी ब्रांच ने यहां से लपेटा। ये लीजिए, ये एक सेल बना दिया आपके सामने, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और इस सेल ने, इस ब्रांच ने यहाँ से लपेट दिया माइलिन शीट, और यहाँ से लपेट दिया माइलिन शीट। यानी सीएनएस में माइलिनेशन का काम कौन सी सेल ने किया? ओलिगोडेंड्रोसाइट ने किया। जबकि पीएनएस में क्या होगा? एक सेल नहीं होगी, एक ही सेल एक न्यूरॉन्स को नहीं लपेटेगी, मल्टीपल सेल्स लपेटेगी, छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स लपेटेगी। बहुत सारी सेल्स, एक सेल, दूसरी स्वान सेल, तीसरी स्वान सेल, चौथी स्वान सेल, पांचवी स्वान सेल। देखिए, जब इन ब्रांचेज ने इस एक्सोन को लपेटा तो इस ब्रांचेज में मौजूद केवल मेम्ब्रेन लपेटे खाई है, केवल मेम्ब्रेन लपेटे खाई है। न्यूक्लियस तो दूर ही पड़ा है, न्यूक्लियस का एक्सोन से कोई लेना देना नहीं है, न्यूक्लियस एक्सोन से बहुत दूर है। लेकिन इन सेल्स ने क्या हुआ? पूरी की पूरी सेल्स ही लपेटे खा गई, और पूरी सेल्स लपेटे खा गई, इसका मतलब साथ ही साथ कौन भी लपेटे खा गया? न्यूक्लियस भी लपेटे खा गया। याद रखिएगा, सारा डिफरेंशिएशन किसका है? न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस का। इसमें न्यूक्लियस चारों तरफ आ गया, जबकि उसमें न्यूक्लियस बहुत ही दूर पड़ा है। ओलिगोडेंड्रोसाइट के पास में सेंट्रोसोम मौजूद है। कौन मौजूद है? सेंट्रोसोम। ये देखिए, इस ओलिगोडेंड्रोसाइट का सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस एक्सोन से बहुत दूर है, न्यूरॉन से बहुत दूर है, जबकि इसके अंदर सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस
दोनों ही एक्सोन के चारों तरफ लपेटे खा गए, बिल्कुल चारों तरफ लपेटे खा गए। क्या होगा, जब स्वान सेल लपेटे खाती है तो पूरी सेल देखिएगा, एक मैंने हाथ में, मेरा हाथ जैसा सेल है, मैंने सेल लिया और इसके चारों तरफ टाइटली खींच खींच के लपेटना चालू किया, खींच खींच के लपेटना चालू किया, करते 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 जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो सबसे लास्ट में बच गए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। बाकी सारी लेयर फ्यूज हो जाएगी, बाकी जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी फ्यूज हो जाएगी, ये सारी फ्यूज हो जाएगी, अंदर वाली सारी लेयर फ्यूज हो जाएगी और इन सभी लेयर्स को मिला के किस नाम से जाना जाएगा, माइलिन शीथ से जाना जाएगा। लेकिन लास्ट वाली लेयर एज इट इज बची रहेगी, जिसमें कौन मौजूद है, जिसमें न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम मौजूद है। इस सबसे लास्ट वाली लेयर को बोला जाता है न्यूरीलेमा। सबसे लास्ट वाली लेयर क्या कहलाएगी बेटा जी, बोलिएगा, न्यूरीलेमा कहलाएगी। इट मींस पीएनएस का अगर कोई एक्सोन है तो उस पीएनएस के एक्सोन के चारों तरफ सबसे पहले माइलिन शीथ पाई जाएगी और माइलिन शीथ के ऊपर भी स्वान सेल की एक परत और पाई जाएगी और स्वान सेल की उस परत को किस नाम से जाना जाएगा, न्यूरीलेमा के नाम से जाना जाएगा। अब अगर ये एक्सोन डैमेज होता है, ये एक्सोन टूट जाता है कहीं से, तो हीलिंग के लिए आप जानते हैं न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम का होना जरूरी है। माना इस एक्सोन के पास तो न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम नहीं है, लेकिन इसकी जो माइलिन शीथ के ऊपर वाली न्यूरीलेमा उसके पास में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये एक्सोन और ये सेंट्रोसोम, ये न्यूक्लियस और ये सेंट्रोसोम इस एक्सोन की ग्रोथ करवा देंगे, इसको दोबारा हील करवा देंगे, दोबारा हील हो जाएगा। कौन हील हो गया, न्यूरॉन हील हो गया। ताज्जुब वाली बात है, सर आपने तो कहा था न्यूरॉन में हीलिंग ही नहीं होती, न्यूरॉन अगर टूट जाता है तो हीलिंग नहीं होती। बिल्कुल सही कहा था। सीएनएस के न्यूरॉन्स के हीलिंग के 0% चांसेज हैं, क्योंकि सीएनएस के न्यूरॉन्स के चारों तरफ ओलिगोडेंड्रोसाइट लपेटा खाती है। कौन लपेटे खा रही है, ओलिगोडेंड्रोसाइट लपेटे खा रही है, ओलिगोडेंड्रोसाइट लपेटे खा रही है। इसका मतलब न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम लपेटे नहीं खा रहे। अब अगर ये एक्सोन यहां से टूटता है तो इस एक्सोन की हीलिंग करवाने के लिए यहां न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम, आस पड़ोस में किसी दूसरे बंदे का भी न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम मौजूद नहीं है। इसलिए सीएनएस का अगर एक्सोन डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर कोई हीलिंग नहीं होती, नो हीलिंग। अगर यही पीएनएस का एक्सोन डैमेज हो जाए तो उसके चारों तरफ कौन मौजूद है, माइलिन शीथ के ऊपर एक लेयर और बन जाती है जिसको किस नाम से जाना जाता है, न्यूरीलेमा, जिसमें कौन मौजूद है, न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम। तो जब यहां से एक्सोन डैमेज होगा तो ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला सेंट्रोसोम मिलके इस जगह की हीलिंग करवा देंगे। इट मींस पीएनएस के न्यूरॉन्स में हीलिंग पॉसिबल है। अगर क्रेनियल नर्व खिंच गई है तो क्रेनियल नर्व में 100% नहीं बोल रहा हूं होगा ही होगा, नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए क्रेनियल नर्व टूट गई है तो वो क्रेनियल नर्व की हीलिंग हो सकती है। अगर स्पाइनल नर्व टूट गई है तो हीलिंग हो सकती है। लेकिन अगर ब्रेन का न्यूरॉन टूटा है, नो हीलिंग। स्पाइनल कोड का न्यूरॉन टूटा है तो नो हीलिंग। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा। कौन से न्यूरॉन में हीलिंग हो सकती है, सीएनएस और पीएनएस, पीएनएस। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, न्यूरीलेमा। वहां न्यूरीलेमा सीएनएस में नहीं होती, जबकि पीएनएस में न्यूरीलेमा होती है। न्यूरीलेमा का निर्माण किसने किया, स्वान सेल नहीं। अंदर तो बना दी माइलिन शीथ और उसके ऊपर एक लेयर और लपेट दी और उस लेयर को क्या बोला, न्यूरीलेमा के नाम से जाना जाता है बेटा जी। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, लेटेस्ट कंसेप्ट है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वान सेल माइलिन शीथ बना रही है, इसका टूटना जीबीएस कहलाता है और ये नर्व रीजनरेशन में भी हेल्प करती है, याद रखिएगा। नर्व रीजनरेशन में हेल्प करती है कौन सी सेल, स्वान सेल हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर वहां पे आसपास कोई सेल डेब्रिज है, टूटी हुई, हीलिंग कैसे करती है, जब मान लीजिए एक्सोन को हीलिंग करनी है तो पहले मरे हुए एक्सोन को वहां से हटाओ, यानी सेल के टुकड़े को, सेल के कचरे को वहां से हटाओ। तो उस सेल के कचरे को हटाने का काम भी कौन सी सेल करती है, स्वान सेल करती है। यानी स्वान सेल कैसी सेल है, फेगोसाइटिक सेल है। देखिए दो प्रकार की फेगोसाइटिक सेल में डिस्कस कर चुका हूं, एक डिस्कस किया सीएनएस में और दूसरी डिस्कस कर रहे हैं पीएनएस में। सीएनएस में फेगोसाइटिक सेल का काम कौन सी सेल करती है, माइक्रोग्लिया, जबकि पीएनएस में फेगोसाइटिक सेल का काम कौन सी सेल करती है, स्वान सेल। हमेशा याद रखिएगा, सीएनएस में माइक्रोग्लिया, पीएनएस में स्वान सेल। एक क्रेनियल नर्व में फेगोसाइटोसिस हो रहा है, कौन सी सेल कर रही है, स्वान सेल। ब्रेन में फेगोसाइटोसिस हो रहा है, स्पाइनल कोड में फेगोसाइटोसिस हो रहा है, तो कौन सी सेल कर रही है, माइक्रोग्लिया। हमेशा याद रखिएगा, ये डिफरेंशिएशन है।
लास्ट जो सेल बचती है हमारे पास में वो है सैटेलाइट सेल। कौन सी सेल? सैटेलाइट सेल। कुछ नहीं है इस सेल में, सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए ये मेरी क्रेनियल नर्व है, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, ऐसे करके खूब सारे न्यूरॉन मिले और उन्होंने नर्व का निर्माण कर दिया, क्रेनियल नर्व का। क्रेनियल नर्व का फॉर्मेशन कर दिया। अब इन न्यूरॉन्स को, अगर ये ब्रेन होता, सपोज ये ब्रेन भी है मेरे, यहां ब्रेन भी बना दिया, ब्रेन में भी न्यूरॉन्स हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं। आप सभी जानते हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स को अपनी जगह बांध के रखने का काम कौन सी सेल को दिया गया है? एस्ट्रोसाइट को। एस्ट्रोसाइट को काम दिया गया है। एस्ट्रोसाइट न्यूरॉन को पकड़ के बैठी रहती है और उस न्यूरॉन्स को हिलने नहीं देती। तो ऐसे ही पीएनएस की, ये सीएनएस की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं। अगर मैं पीएनएस की बात करूं, क्रेनियल या स्पाइनल नर्व, इन न्यूरॉन्स को भी तो कोई बांध के बैठी रहेगी जो इनको हिलने नहीं देगी। तो इनकी एक्सटीरियर सरफेस पे इनको बांध के जो सेल्स बैठी रहती है, उस सेल्स को कौन सी सेल कहा जाता है? सैटेलाइट सेल कहा जाता है। सैटेलाइट सेल ग्लियल सेल्स है जो एक्सटर्नल सरफेस पे मौजूद है। कौन से न्यूरॉन्स के? पीएनएस न्यूरॉन्स के। सीएनएस न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होती, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में पाई जाती है और इनका काम होता है इन नर्व को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। दैट्स इट। क्लियर है? टॉपिक कंप्लीट होता है आज के लिए आपका न्यूरॉन। तुरंत में रिकैप करेंगे, देखिएगा कि क्या होता है। न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल्स होती है, 90% पाई जाती है। इनमें कोई माइटोसिस या सेल डिवीजन, इनमें माइटोसिस या सेल डिवीजन होता है। ये ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड होती है। ये एक्साइट होकर इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करती है, वो न्यूरॉन ही करता है, ये नहीं करती। टोटल 6 टाइप की न्यूरोग्लिया होती है। 4 न्यूरोग्लिया सीएनएस में और 2 टाइप की न्यूरोग्लिया पीएनएस में। 4 टाइप की न्यूरोग्लिया होती है, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप की होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है। एस्ट्रोसाइट का काम होता है आपके न्यूरॉन्स को, सीएनएस न्यूरॉन्स को बांध के रखना, ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करना, सिनेप्स को मेंटेन करके रखना और सिनेप्स से फेगोसाइटोसिस कर लेना। किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का फेगोसाइटोसिस कर लेना। ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना भी एस्ट्रोसाइट का काम है। और दूसरी चीज़, सेकंड सेल आपकी आती है माइक्रोग्लिया, जो फेगोसाइटिक सेल्स है। इसको मैक्रोफेज ऑफ सीएनएस भी कहा जाता है। सबसे छोटी सेल भी है न्यूरोग्लिया में, सबसे छोटी न्यूरोग्लिया है। तीसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो कुछ संख्या में कुछ ही पाई जाती है लेकिन ब्रांच वाली होती है, एक्सॉन्स के चारों तरफ लपेटे खाके और माइलिन शीथ का निर्माण कर देती है सीएनएस में। इनके डैमेज होने से होने वाली बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसी प्रकार चौथी सेल थी आपकी लास्ट में एपेंडाइमल सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स है जिसमें सीलिया और माइक्रोविलाई साथ में पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग करती है। सीएसएफ का प्रोडक्शन, सीएसएफ की मॉनिटरिंग, सीएसएफ के फ्लो के में हेल्प करती है और ब्लड सीएसएफ बैरियर का निर्माण भी करती है। अगर पीएनएस की बात की जाए तो 2 सेल, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। स्वान सेल जो माइलिन शीथ प्लस न्यूरीलेमा दोनों का निर्माण करती है पीएनएस न्यूरॉन के चारों तरफ। इनके डैमेज से होने वाली बीमारी जीबीएस गुलियन बेयर सिंड्रोम कहलाती है। और अगर बात की जाए तो ये फेगोसाइटिक सेल्स भी है लेकिन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, पीएनएस की फेगोसाइटिक सेल्स हैं। लास्ट सेल सैटेलाइट सेल है जो पीएनएस न्यूरॉन्स को बांध के रखती है मजबूती से। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।